दोस्तों 300 बीसी के समय की बात है। एक वॉरियर एयर बैटलफील्ड में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। मौत के बाद 10 दिनों तक उसकी बॉडी वहीं फील्ड पर पड़ी रहती है, लेकिन 10 दिन के बाद जब उसकी बॉडी को बरामद किया जाता है तो मानो उसकी बॉडी एक जिंदा लाश की तरह होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उस वॉरियर की बॉडी पर डिकम्पोजिशन का एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। यानी वह जैसा 10 दिन पहले मरा था, आज भी ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा था। पर ये तो कुछ भी नहीं था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 12वें दिन जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब वह अचानक अपने ताबूत से उठ खड़ा होता है। यानी वॉरियर अपनी मौत से वापस लौट आया था, वो फिर से जिंदा हो चुका था। ऑब्वियसली ये सब देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो गए, पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि एयर का मौत के मुंह से निकलने का एक्सपीरियंस क्या था। ये चीज कईयों के लिए एक मिस्ट्री बन गई। पर अपनी मौत को जीकर लौटने वाले एयर इकलौते व्यक्ति नहीं है, बल्कि आज के 21st सेंचुरी में भी 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी मौत को जीकर लौटे हैं, और उनकी कहानी भी एयर जैसी ही सिमिलर है। आज के दौर में साइंटिस्टों ने खुद प्रूफ करके भी दिखाया है कि ऐसा संभव है, लेकिन ये कहानियां कौन सी है और ये प्रूफ्स आखिर क्या है? आखिर नियर डेथ एक्सपीरियंस में आदमी को क्या दिखाई देता है? उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एआर ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में ये बताया कि वो मरने के बाद पृथ्वी पर एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसके सामने 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा हेवन का था और एक दरवाजा हेल का, और जब ये 2 दरवाजे खुले तो उन्होंने हेवन में भगवान को देखा और हेवन में अपने पास बुलाया। ये सुनने में काफी काल्पनिक और बनावटी सा लग रहा है। ये हेवन जाने वाला एक्सपीरियंस सिर्फ इकलौता एआर का नहीं है। ये एक्सपीरियंस आज तक काफी सारे लोगों को हो चुका है, लेकिन साइंटिफिक प्रूफ्स ना होने की वजह से साइंटिस्ट इस थ्योरी पर विश्वास ही नहीं करते थे, और ऐसे केस को साइड में रख दिया गया और ये एक मिस्ट्री बनकर रह गए। लेकिन आज 2300 साल बाद फरवरी 2022 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने पहले के सभी केसेस में से मिस्ट्री का पर्दा हमेशा के लिए उठा लिया, और हमें ये बताया कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में एग्जैक्ट चल क्या रहा होता है। ये तो हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना है कि मरते वक्त इंसान अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करता है या पास्ट में फ्लैशबैक में चला जाता है। इसी स्टेटमेंट को साइंटिस्टों ने सच्चा साबित कर दिया, और वो भी सबूतों के साथ। दरअसल जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो 87 साल के एक कैनेडियन पेशेंट का है जिसे सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। डॉक्टरों ने इस बीमारी के पीछे की वजह जानने के लिए जब ईजी यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने वाली ब्रेन टेस्टिंग की, तभी अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से पेशेंट की मौत हो जाती है, और मौत होने और ब्रेन के ब्लड फ्लो रुकने के बावजूद ब्रेन वेव इन्फ्लेशन कुछ सेकंड्स तक शुरू रहते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि उनके हार्ट बीट बंद होने के 30 सेकंड्स बिफोर और आफ्टर सडनली उनकी ब्रेन एक्टिविटी ऐसे पार्ट्स में इंक्रीज हो जाते हैं जो मेमोरी रिकॉल, मेडिटेशन और ड्रीमिंग से एसोसिएट है। डॉक्टर्स ने कंक्लूड किया कि शायद वो फ्लैशबैक में जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ एक सवाल बना हुआ था कि केवल ब्रेन एक्टिविटीज को देखकर इस स्टेटमेंट को कभी प्रूव्ड किया जाए। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन आपस में बहुत छोटे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ईजी न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है जो सेम टाइम पर सिमिलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। पर हाँ, क्योंकि न्यूरॉन्स अनकाउंटेबल होते हैं और इसीलिए फ्रीक्वेंसीज भी उतनी ही वेरी करेगी, जिसका मतलब है परफेक्ट डिटेक्शन के लिए मशीन में डिटेक्टिंग रोल्स भी उतने ही होने चाहिए, और इसीलिए टोटल 256 इलेक्ट्रोड्स को अटैच करके इन एक्टिविटीज को मेजर किया जाता है। इन न्यूरॉन्स को डिटेक्ट करने के बाद पता चलता है एक पर्टिकुलर पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, और ये सब गेम सिर्फ 5 ब्रेन वेव्स का है। हर एक ब्रेन वेव की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और मीनिंग होता है, और इन्हीं पर उस पर्टिकुलर पर्सन का मूड डिपेंडेंट होता है, जिसकी स्टडी करके साइंटिस्टों ने इनकी एक्टिविटीज और उससे होने वाले इफेक्ट्स बताए।
चलिए एक एक करके इन ब्रेन वेव्स को समझते हैं। नंबर 1, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज होती है। ये वेव्स कॉन्शियस थिंकिंग और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का ब्रिज है। अगर इन वेव्स ने बाकी की वेव्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया तो वो माइंड को कंपोज और रिलैक्स रखने में मदद करेगा। और तो और इसी वेव की वजह से हम एक काम से दूसरे काम की ओर आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। ये वेव्स हमारे एक्स्ट्रा विजन, क्रिएटिविटी और मेंटल वर्क के साथ साथ अच्छे मूड के लिए भी जिम्मेदार है। नंबर 2, इन ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी लगभग 14 हर्ट्ज के आसपास की होती है और ये मोस्टली लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर करने पर ज्यादा फोकस करती है। नंबर 3, डेल्टा वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी काफी लो होती है और ये मोस्टली डीप स्लीप के दौरान ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर गलती से भी डेल्टा वेव्स बाकी सारे वेव्स पर हावी हो गए और अपना डोमिनेंस दिखाने लग गए तो आप 4 से 5 महीनों के लिए गहरी नींद में सो जाओगे, यानी कि कोमा में चले जाओगे। नंबर 4 पर आती है थीटा वेव। थीटा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 से 8 हर्ट्ज, लेकिन थीटा वेव्स का डायरेक्ट असर होगा आपके फोकस और अटेंशन पर, जिससे लर्निंग डिसऑर्डर्स एंड इवन हेड इंजरीज भी हो सकती है। और अब पहुंचते हैं हमारे 5th वेव पर यानी गामा वेव्स पर, जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 से 44 हर्ट्ज है और ये इकलौती ऐसी वेव है जो ब्रेन के हर एक पार्ट में डिटेक्ट होती है। हमारी लाइफ की टोटल फंक्शनिंग इसी पर डिपेंडेंट होती है, जैसे कि इंफॉर्मेशन स्टोरिंग, लर्निंग, मेमोरी रिकॉल और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यूं समझ लो कि ये वेव्स हमारे ब्रेन का CPU है। अब कैनेडियन पेशेंट पर वापस आते हैं। इस पेशेंट की रिपोर्ट में ये सारी फ्रीक्वेंसीज रैपिडली वेरी करते हुए दिखाई दी थी। इन रिपोर्ट्स में है फ्रीक्वेंसी गामा आइसोलेशन रिकॉर्डिंग के साथ ही लोअर फ्रीक्वेंसी थीटा, डेल्टा, अल्फा और बीटा रिकॉर्ड हुए थे। पर क्योंकि गामा वेव्स का प्रेजेंट बाकी वेव से ज्यादा था और बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था, और इसीलिए डॉक्टर्स इस कंक्लूजन पर आ पहुंचे कि मरने के बाद इंसान के दिमाग में मेमोरीज का रिकॉल शुरू हो जाता है, और वो भी रिवर्स में, मतलब सबसे रीसेंट मेमोरी उसके दिमाग से सबसे पहले छूटती है, यानी न्यूरॉन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो अपनी मेमोरी की रिवर्स गाड़ी में बैठकर सैर करते करते पास्ट की तरफ बढ़ने लगता है और तब तक बढ़ता रहता है जब तक वो एक ऐसे पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए जहां पर गाड़ी और मेमोरी दोनों उसका साथ छोड़ नहीं देते, और फिर होता है दी एंड। इस थ्योरी को और भी ज्यादा सही ढंग से प्रूफ करने के लिए कई साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च जारी रखी। इसीलिए उन्होंने एनिमल्स पर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी इस थियरी को सही साबित करने के लिए रैट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 9 रैट्स में 6 इलेक्ट्रिस इम्प्लांट करके उन्हें लेथल इंजेक्शंस लगाया। फिर उनकी ब्रेन एक्टिविटीज को मेजर किया। जैसे ही रैट्स के हार्ट बीट स्टॉप हुए, उनके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, उनका ब्रेन सडनली एक ओवरड्राइव पर चला गया, जिसमें साइंटिस्ट को सिर्फ कॉन्शियसनेस ही नहीं बल्कि ऑल काइंड्स ऑफ हाइपर कॉन्शियसनेस डिटेक्ट हुए। इसका मतलब साफ था, रैट पर की गई स्टडी से आए हुए रिजल्ट्स पेशेंट्स के रिपोर्ट्स के साथ एग्जैक्टली मैच हो रहे थे। तो यहाँ पर भी एक और बार ये चीज प्रूव्ड होते हुए दिखी। एक ऐसा ही केस अपने भारत में भी देखने को मिला। वह केस था अनीता मूरजानी का। अनीता मूरजानी को लिम्फोमा कैंसर हुआ था। उन्होंने इसके लिए हर्बल ट्रीटमेंट्स लेने शुरू किए, मगर हर्बल का स्लो इफेक्ट होने की वजह से उसके सारे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन अनीता की कहानी ठीक ईयर की कहानी के जैसी ही थी। अनीता भी मौत को छूकर वापस आ गई और दोबारा से जिंदा हो गई। और उससे भी ताज्जुब की बात तो यह है कि अनीता जब मौत को छूकर दोबारा से जिंदा हुई तो उनके शरीर में कैंसर नाम की कोई भी बीमारी थी ही नहीं, यानी कि उनका कैंसर भी अब ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसी मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।